हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंतर्गत मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह आपके एनसीईआरटी का 14th चैप्टर है, 14वां चैप्टर है आपका। और ये आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होती है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह तथा उसकी दिशा को नियंत्रित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का मतलब होता है कोई भी सर्किट या कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह तथा उसकी दिशा को नियंत्रित करते हैं, उस युक्ति को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है वह मटेरियल्स, डिवाइसेस और सिंपल सर्किट्स के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारी, आज हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले 1948 के पहले की बात है। 1948 जब सेमीकंडक्टर का आविष्कार या विकास नहीं हुआ था, उस समय हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होती थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती थी, उसमें हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, या सिंपल क्या होता था आपका, एक कांच का बना हुआ एक पार्ट होता था, और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दें हम, एक यहाँ पर लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिए और एक यहाँ पर लगा दिए। इसमें क्या करते थे हम कि एक फिलामेंट लगा करके इसको हम हीट करते थे, इसको हम कैथोड नाम देते थे। ये हमारा कैथोड था और ये हमारे पास जो था एनोड था। क्या करते थे कि इसको लो टेंशन की बैटरी से इसको हम हीट करते थे। इस इलेक्ट्रॉन पर बेरियम सल्फेट का जो है लेप लगा होता था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता था और ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड पर पहुंचता था। इसको नियंत्रित करने के लिए हम एनोड पर क्रमशः पॉजिटिव चार्ज देते थे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देते थे, यहाँ पर निगेटिव चार्ज देते थे। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो निकलता था पॉजिटिव चार्ज से खींच लिया जाता, इससे जो है पुल कर लेता था। इसका नाम जो हम देते थे डायोड वाल्व देते थे, इसका नाम जो था डायोड वाल्व देते थे। और इसी के साथ साथ हम आगे इसका विकास हुआ तो ट्रायोड वाल्व हमारे पास आ गया। इसके बाद जो हमारे पास आ गया ट्रायोड वाल्व। ये वाल्व में क्या होता था, ये भी सेम इसी तरह का होता था। इसके बीच में एक ग्रिड लगा देते थे। ये आपका एनोड हो गया, सॉरी, ये हम इसको एक एनोड बना दें, और ये इसमें कैथोड था और यहाँ पर फिलामेंट इसको हीट करने के लिए लगा दिए हम। यहाँ पर एक ग्रिड लगा देते थे, इस पर क्रमशः पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दे करके इसको हम कंट्रोल करते थे, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को हम कंट्रोल करते। इसी के साथ साथ हमारे पास जो विकास हुआ आगे टेट्रोड का हुआ, टेट्रोड, फिर उसके बाद पेंटोड। इसमें क्रमशः हम क्या करते थे कि इलेक्ट्रोडों की संख्या को बढ़ाते थे। जैसे जब 2 डायोड होता था तो उसको डायोड बोल देते थे, और 3 डायोड हम लगाते थे तो ट्रायोड, 4 लगाए तो टेट्रोड, 5 लगाए तो पेंटोड। इस तरह से हम इलेक्ट्रोडों की संख्या को बढ़ा करके जो है हम इसको क्रमशः जो इसको डेवलप करते गए, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, या यूँ कहिए कि इस पूरे सर्किट में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता था इलेक्ट्रॉनों के कारण, उसको हम क्रमशः नियंत्रित भी करते थे और इसकी दिशा को भी हम नियंत्रित करते थे। होता क्या था कि ये पूरा का पूरा सिस्टम वैक्यूम सिस्टम होता, पूरा का ये सिस्टम जो कांच का बना फ्लास्क होता था, इसके अंतर्गत जो लगा होता था डायोड या कैथोड या ग्रिड लगा था,
होता था या प्रेशर ग्रिड लगा, जो भी स्क्रीन ग्रिड लगा होता था, सब में सब ये आपका जो है एक वैक्यूम क्रिएट होता था, वैक्यूम में होता था। होता क्या था, वैक्यूम हम इसलिए करते थे कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, जो गैस है उससे कहीं टकरा करके, उसके अणुओं से टकरा कर अपनी एनर्जी को खो न दे। इसकी जो लाइफ टाइम थी बहुत कम थी, इसकी जो लाइफ टाइम थी बहुत कम थी। सबसे पहले इसका ड्रॉबैक ये था कि ये लेस लाइफ टाइम, इसका लेस लाइफ पीरियड था, लेस लाइफ टाइम बोलते हैं इसको, कम जीवन काल जो इसका था बहुत कम होता था। दूसरी चीज होता था, यह बल्कि होता था। दूसरा चीज हम इसकी क्या खासियत थी, ये बल्कि होता था यानी भारी होता था, या ये कहिए कि बड़ा होता था। ये नॉन पोर्टेबल, एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने में हमें दिक्कत होती थी। दूसरी चीज, ये जो प्रोसेस होता था फिलामेंट पर आधारित था। हम फिलामेंट के द्वारा जो है इसको कैथोड को हीट करते थे, इसमें हमें अधिक पावर की जरूरत पड़ती है, लगभग 100 वोल्ट पावर की आवश्यकता इसमें पड़ती थी। साथ ही साथ जिस ऑपरेटर्स में लगता था वह ऑपरेटर्स बहुत ही अल्प तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि बहुत इसका जीवन काल कम होता था, खराब जल्दी होते थे, ये जो है जल्दी खराब हो जाते थे। इसलिए इसका उपयोग धीरे धीरे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेमीकंडक्टर का आविष्कार हुआ, जो 1948 के बाद के समय में जब ये सेमीकंडक्टर का विकास हुआ, तो हम इसके उपयोग को कम कर सकते हैं, कम करते गए। और आप जैसे आपके घरों में या आप लोगों ने देखा होगा, जो आप रेडियो जिसको बोलते हो, वो रेडियो में ये वाल्व ही लगे होते थे। आजकल आप जो देखते हैं, जिससे आकाशवाणी का समाचार वगैरह सुनते हैं, वह आपका रेडियो नहीं होता, वो होता है ट्रांजिस्टर। उसको, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। जो इस पर जो है ये ट्रांजिस्टर होता है, नॉट रेडियो। रेडियो में बड़े बड़े वाल्व लगे होते थे, ये बहुत बड़ा होता था। और यूँ समझिए कि इसको हम फंक्शन में लाने के लिए या इससे में बात करने के लिए हम क्या करते थे कि इसको कहीं एक स्थान पर रख देते थे और वहीं पर जाकर के समाचार या कोई भी प्रसारण को सुनते थे। लेकिन आज आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का जब से आविष्कार हुआ है, तब से चिप्स ऐसी वस्तुएं बनने लगी हैं जिसमें बहुत ही थोड़ी सी स्थान पर बहुत ही ज़्यादा सर्किट का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं कि इसी के आविष्कार के साथ साथ आपके घर में जो CRT आता था, कैथोड रेज ट्यूब आती थी, CRT का, ये आजकल इसका उपयोग खत्म होकर के LCD और LED का उपयोग करते हैं, और इसी के TV का उपयोग, इसका मॉनिटर का उपयोग करते हैं। आज हम लोगों को जो पढ़ना है सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, और उसमें विशेष करके हमारा फोकस होगा इसके मटेरियल के बारे में। आज हम इस पर फोकस करेंगे, इसके मटेरियल के बारे में। स्टूडेंट्स, इसके पहले ही जो नेचुरली अकरिंग लेड सल्फाइड यानी गैलेना था, उसका उपयोग जो है रेडियो वेव डिटेक्टर के रूप में होता था। रेडियो वेव डिटेक्टर, रेडियो वेव डिटेक्टर के रूप में हम उपयोग करते थे गैलेना को। नेचुरल एगर, प्रकृति में पाए जाने वाला गैलेना, जो आपके लेड का एक और है, इसके द्वारा जो हम रेडियो तरंगों का संसूचन करते थे। इसका उपयोग हो चुका था, इसके पहले इसका उपयोग हो चुका था। बाद के 1948 के बाद के समय में, 1948 के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर का उपयोग हुआ, तब जाकर के हम सेमीकंडक्टर का उपयोग करना शुरू किए। और हमारे पास बहुत नई नई डिवाइस, जैसे आपका फोन, आपका मोबाइल हुआ, या LED का आविष्कार हुआ, LCD का आविष्कार हुआ, अथवा ये कहिए कि सोलर पैनल का उपयोग हुआ, आविष्कार हुआ। ये सब का इसकी के बाद सेमीकंडक्टर के
उपयोग सेमीकंडक्टर के विकास के बाद इसका उपयोग हुआ। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसके मटेरियल के बारे में। ये मटेरियल्स क्या है? मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? मटेरियल्स का मतलब है कि कोई भी वस्तु जो भार युक्त हो, स्थान घेरती हो, उसको हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हम यहाँ सॉलिड के बारे में अध्ययन करेंगे। सॉलिड को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? आप पहले भी आपने डिवाइड किया होगा, केमिस्ट्री में किया होगा, क्रिस्टले और अक्रिस्टलीय पदार्थों के बारे में अध्ययन किया होगा। उसके बाद जब हम थर्मल ऊष्मा के बारे में जब हम लोगों ने अध्ययन किया होगा, तो उसमें भी हमने देखा होगा कि कुछ वस्तुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, कुछ वस्तुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। यहाँ पर आज हम जो मटेरियल्स को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, पहले तो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, चालकता के आधार पर पदार्थों को कितने कैटेगरी में हम डिवाइड करें। चालकता के आधार पर हम कितने कैटेगरी में इसको डिवाइड करें, तो सबसे पहले हमारे पास जो इसका पहला कैटेगरी होगी, इसको हम बोलेंगे कंडक्टर, या इसको मेटल भी बोलते हैं। ज़्यादातर मेटल्स जो है कंडक्टर होते हैं। ये क्या होती है? इसकी चालकता बहुत अधिक होती है। विद्युत के चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसकी चालकता बहुत होती है, अधिक होती है। इसकी चालकता जो होती है, अगर हम इसकी चालकता के बारे में अध्ययन करें तो ये लगभग इसकी वैल्यू जो होती है 10⁻² से 10⁸ सीमेन पर मीटर के बराबर होती है। इतनी लगभग होती है। ये भी आंकड़े इससे कुछ अधिक अथवा कम हो सकते हैं, लगभग इसके बीच में इसकी चालकता होती है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स जो होता है, कोई पदार्थ विद्युत का चालक क्यों होता है? आप जानते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके में ज़्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिन पदार्थों में ज़्यादा होती वो विद्युत के सुचालक होते हैं। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वह विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है n की वैल्यू होती 10⁻29 पर घन मीटर होती है, पर क्यूबिक मीटर होती है। दूसरी कैटेगरी अगर हम इसकी करें तो दूसरी कैटेगरी हमारे पास है इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर, इसको कह सकते हैं नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर क्या होता है? जो विद्युत के सुचालक ना हो, जो विद्युत के सुचालक ना हो, मीनिंग दैट वे पदार्थ जो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। जिसमें से के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, उसको हम विद्युत के कुचालक बोलते हैं। विद्युत के कुचालक वे पदार्थ होते हैं, फिर से देखें, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर जिसको हम कुचालक पदार्थ बोलेंगे। कुचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसकी चालकता बहुत ही कम होती है, जिसकी चालकता बहुत ही कम होती है। अगर डाटा की हम बात करें तो इसकी चालकता जो होती है, सिग्मा का मान होता है 10⁻11 से लगभग 10⁻19 सीमेन पर मीटर होती है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये होता है 0 और इसको कह सकते हैं नेग्लिजिबल। यह इसकी जो वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है अथवा 0 के बराबर होती है।
और तीसरा जो हमारे पास पदार्थ है उसको हम कहते हैं, तीसरे को कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ये हमारे लिए आज के टॉपिक में इम्पोर्टेंट है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर का मतलब हमारा होता है कि ऐसे पदार्थ जिसकी चालकता सुचालक से कम और कुचालक से अधिक होती है, यानी जिसकी चालकता जो होती है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। मीनिंग दैट हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेज व्हिच conductivity lies between conductor and insulator. Semiconductors are those metals, those materials whose conductivity lies between conductor and insulator. इसके लिए हम अगर हम सिग्मा की बात करें तो सिग्मा का मान होता है 10⁻⁵ से 10⁻⁻6 सीमेन पर मीटर, इतनी इसकी कंडक्टिविटी होती है। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम की बात अगर हम करें, एन की जो वैल्यू होती है ये भिन्न भिन्न हो सकती है। ये ज़्यादातर देखा गया है कि 10⁻16 से 10⁻19 होती है। ये आपके सिलिकॉन का है, ये सिलिकॉन का है, और ये इसको हम जर्मेनियम का लेते हैं होता है। ये इसकी यूनिट जो होगी सीमेन पर मीटर है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मटेरियल्स है कंडक्टिविटी के आधार पर हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो वैल्यू होती है लगभग 10⁻29 पर क्यूबिक मीटर होती है। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 0 होंगे अथवा बहुत ही कम होंगे। तीसरे पदार्थ हमारे पास है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारे वे पदार्थ होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के बीच में होती है। अगर इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो ये 10⁻+5 से 10⁻⁻6 सीमेन पर मीटर के बराबर लगभग होती है, इसी रेंज में आती है। और इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मीनिंग दैट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जिसको हम कहते हैं, वह होता है 10⁻16 से 10⁻19 यानी 10⁻16 से 10⁻19 सीमेन पर मीटर होता है। जो 10⁻16 है सिलिकॉन और 10⁻19 जो है जर्मेनियम का है। इसको आप नोट कर लें। उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं जो आज का मेन टॉपिक हमारा है सेमीकंडक्टर के बारे में। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया? चलिए अब हम शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर अभी हमने आपसे चर्चा किया है इसके पहले कि सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिसकी चालकता सुचालक से कम और कुचालक से अधिक होती है। जिसकी चालकता जो होती है सुचालक से कम और कुचालक से अधिक होती है, यानी इसकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच में होती है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो होते हैं, ये जो है आपका कुचालक से अधिक होते हैं और सुचालक से कम होती हैं।
और ये जो होता है लगभग 10 घाते 16 से लेकर के 10 घाते 19 के बीच में ये होता है। 10 घाते 16 से लेकर के 10 घाते 19 के बीच में होता है। ये तो रहा है आपके जनरल सेमीकंडक्टर की परिभाषा। लेकिन सेमीकंडक्टर की ये खासियत होती है, क्या हम लिख सकते हैं इसको? पहले तो इसको लिख दें, कंडक्टिविटी lies between conductor and insulator। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इसकी कंडक्टिविटी होती है। दूसरी चीज क्या होती है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज लेस देन कंडक्टर but greater than insulator। जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं, ये जो है कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से अधिक होती है। जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह ये है, क्या एट 0 डिग्री केल्विन परम शून्य ताप पर ये कुचालक की भांति व्यवहार करता है। सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जो परम शून्य ताप पर इंसुलेटर होते हैं, किंतु कमरे के ताप पर कंडक्टर की भांति व्यवहार करते हैं। सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जो 0 डिग्री केल्विन यानी परम शून्य ताप पर इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, और किन कमरे के ताप पर एट रूम टेम्परेचर, इसको हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड मान सकते हैं, किंतु कमरे के ताप पर ये जो है कंडक्टर की भांति व्यवहार करते हैं। मीनिंग दैट एट 0 डिग्री केल्विन इट बिहेव्स as a insulator, but at room temperature, as a conductor। रूम टेम्परेचर पर क्या करते हैं? कंडक्टर की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कमरे के ताप पर ये क्या होते हैं? सुचालक हो जाते हैं। चौथा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इट हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इट हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी अल्फा, जिससे हम लिखे अल्फा इज इक्वल टू निगेटिव होता है, इसका अल्फा जो होता है निगेटिव होता है। इट हैव निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसका मतलब है ताप बढ़ाने पर जो अर्धचालक होता है उसका प्रतिरोध घटता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजिंग। ताप बढ़ाने पर जो सेमीकंडक्टर है उसका प्रतिरोध घटता है, मीनिंग उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये आपको डिफरेंशिएट करता है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में। डिफरेंशिएट करने का एक मुख्य पॉइंट जो है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह यही है, क्या अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, जबकि
चालकों का प्रतिरोध गुणांक धनात्मक होते हैं। चालक का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है। सॉरी, चालक का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटता है, इसको कहते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्यों होता है, इसके लिए हम एक अलग थ्योरी देंगे जिसका नाम है एनर्जी बैंड थ्योरी। इसके पहले कि हम इसके बारे एनर्जी बैंड थ्योरी के पढ़ें, कुछ सेमीकंडक्टर के बारे में हम चर्चा कर लें। जैसे सेमीकंडक्टर एग्जांपल इसका अगर दे दें तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, पहला हम दे दें पॉइंट इसका, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, इसमें दो मुख्य रूप से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे दो तत्व हैं जो अर्धचालक हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डिवाइसेस जो है इसी से बनाई जाती हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कुछ जो है हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं, दूसरा होता है, हम भाग दे दें दूसरे पार्ट में इसको, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में सबसे पहले तो हम दे दें इनऑर्गेनिक का, पहला पार्ट ये दे दें हम इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है हमारे पास है कैडमियम सल्फाइड और कैडमियम सेलेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड और ऐसे है इंडियम फास्फाइड। ये हमारे जो है इनऑर्गेनिक के कंपाउंड है। और इसी के साथ जो है दूसरा अगर हम नाम दे दें, कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड भी सेमीकंडक्टर के रूप में है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास हैं एंथ्रासाइन और डाब्ड थैलोसाइनिन्स भी है। उसी के साथ कुछ पॉलीमर्स भी हमारे पास सेमीकंडक्टर के रूप में है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अगर है तो पॉलीपायरोल और पॉलीएनिलीन, इस तरह से कई पॉलीमर्स जो हैं हमारे पास जो हैं वो सेमीकंडक्टर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट से इधर 1990 के बाद, पहले तो नहीं, 1948 से 1990 तक हमारे पास जो सेमीकंडक्टर के रूप में विकास हुआ वो सिलिकॉन, जर्मेनियम और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के सेमीकंडक्टर का विकास हुआ। लेकिन 1990 के बाद कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेमीकंडक्टर्स बनाए गए और उसके साथ साथ कुछ पॉलीमर्स के सेमीकंडक्टर का विकास हुआ। और अगर इसी तरह से विकास होता चला गया तो संभव है कि भविष्य में हमारे पास पॉलीमर्स से इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास होगा। तो इसको सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा नोट कर लें, तो उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं इस पर। नोट कर लिया इसको, चलिए मिटा दें इसको। अब इसके बाद हमारे पास जो है हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी बैंड थियरी या बैंड थियरी कह लें हम इसको।
एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी स्टूडेंट्स, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अभी आप जानते हैं इसके पहले वाले टॉपिक में, इसी अभी जस्ट हम लोगों ने अध्ययन किया है इसके बारे में कि सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, और सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। यानी ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है जबकि सुचालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। यह क्यों होता है, इसके लिए हम एक अलग थ्योरी डेवलप किया वैज्ञानिकों ने, या एक ये कहिए कि साइंटिस्ट ने एक अलग थ्योरी को डेवलप किया जिसका नाम दिया गया एनर्जी बैंड थ्योरी, ऊर्जा बैंड सिद्धांत जिसका नाम दिया गया। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है? एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके पहले बोर मॉडल के को ध्यान में रखें। बोर्स मॉडल, ये मॉडल क्या कहता था? बोर मॉडल क्या था? इसमें आपने पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं उसकी जो एनर्जी होती है, ये इसको हमने दिया था n ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी हमने दिया था -13.6 बाई n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन लाइक, ये किसके लिए था? फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब होता है जिसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन लाइक एटम्स का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कि इसकी बाहरी कक्षा में जिसकी एक इलेक्ट्रॉन हो। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज कीजिए कि ये अगर एक एटम है, इसका ये नाभिक है, ये नाभिक है, इसमें आप जानते हैं प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इसके बाहर जो है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये जो है इसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाहर भी कोई एक इलेक्ट्रॉन सपोज करिए, इसके बाहर भी एक इलेक्ट्रॉन है सपोज करिए। यद्यपि हम इसको हाइड्रोजन लाइक ये नहीं है, हाइड्रोजन लाइक की तरह बिहेव कर सकता है इसको, क्योंकि इसके भी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें आप देखिए कि इसके लिए n बराबर होगा 1, और इसके लिए n बराबर होगा 2, इसके लिए n बराबर होगा 3। अगर हम एनर्जी की बात करें तो इसकी जो इसमें इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है उस इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1 रखेंगे, और इसके लिए दूसरे के लिए n बराबर 2 रखेंगे, और तीसरे के लिए n बराबर 3 रखेंगे। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी जो ऊर्जा है इसमें कक्षा की संख्या यानी ऑर्बिट की संख्या पर डिपेंड करती है, जिसको हम कहते हैं क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या पर डिपेंड करती है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 4 5 इस तरह से इस पर डिपेंड करती है। साथ ही साथ एक चीज और भी है कि आप ये जानते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ जो बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। अगर 3 क्वांटम नंबर अगर समान है तो चौथी स्पिन क्वांटम नंबर जो होगी वो निश्चित रूप से भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यस ऑर्बिटल के लिए हम बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी इसकी एनर्जी और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दोनों भिन्न भिन्न होगी। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वह दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से भिन्न भिन्न होती है। ये किसकी बात मैं कर रहा हूं? फॉर एन आइसोलेटेड एटम, एक पृथककृत, फॉर एन आइसोलेटेड एटम,
फॉर एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम का मतलब है कि ये आपका जो है कोई मटेरियल सपोज करिए है, कोई ठोस यहाँ पर ले लिया, कोई सॉलिड है, यहाँ से एक एटम को निकाला और इतना दूर रख दिया कि इसके इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर एटम हमने रखा, इसकी कक्षा में एक चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की गतिकी पर केवल इसी परमाणु के नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन पे इसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों से ही प्रभावित होता है। इसके पास निबरिंग एटम से इसका कोई मतलब नहीं है। आइसोलेटेड एटम का मतलब है कि जब किसी सॉलिड से एक एटम को निकाल करके इस प्रकार रख दिया जाए कि उस एटम में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की गतिकी पर केवल उसी एटम के नाभिक का प्रभाव पड़े, अन्य का प्रभाव ना पड़े। ऐसे इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होता है, उसकी एनर्जी जो होती है, इससे स्पष्ट है कि उसकी एनर्जी विविक्त और सुस्पष्ट होती है। जो उसकी एनर्जी जो होती है, एनर्जी लेवल जो होता है उसका विविक्त और सुस्पष्ट होता है। मीनिंग दैट हम ये कह सकते हैं, पहला पॉइंट, फॉर एन आइसोलेटेड एटम, पहला पॉइंट हम कह सकते हैं for an isolated atom the energy level of each electron is discrete and distinct। किसी पृथककृत एटम के लिए इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर जो होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर विविक्त और सुस्पष्ट होता है। पृथककृत एटम के लिए इलेक्ट्रॉनों की जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा स्तर होता है वह विविक्त और सुस्पष्ट होता है। लेकिन अगर हम किसी सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का मतलब होता है कि सॉलिड का निर्माण बहुत सारे एटम से मिलकर के बना हुआ है। जो सॉलिड है वो बहुत सारे एटम मिलकर के जो सॉलिड का निर्माण करते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिकी पर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर जो होता है दूसरा एटम यहाँ पर आ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर हो गए, इसके बाहर के इलेक्ट्रॉन, इसकी जो इसका ऑर्बिटल होता है, सॉरी जो इसका ऑर्बिट होता है, ये ऑर्बिट जो है बाहर का ऑर्बिट दूसरे के एटम की ऑर्बिट को ढक लेता है। अब होता क्या है कि अगर इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इस इलेक्ट्रॉन की गतिकी पर केवल इसी इलेक्ट्रॉन के, इसी एटम के नाभिक का प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके पास स्थित इसमें जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ का भी प्रभाव पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन पर इसके नाभिक के भी आकर्षण लगेगा, इसके भी आकर्षण लगेगा, साथ साथ और भी इलेक्ट्रॉन है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मीनिंग दैट यदि हम बहुत परमाणुओं को एक साथ लेकर के किसी ठोस की रचना करते हैं तो नाभिक की कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की गतिकी पर केवल उसी परमाणु के नाभिक का प्रभाव ना पड़ के पास स्थित अन्य परमाणुओं के नाभिक का भी प्रभाव पड़ता है। अब होता क्या है, इस दशा में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल है वह जो होता उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। परमाणु के ऊर्जा स्तर में क्या होगा, अब विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है, जिसमें एनर्जी का सतत वितरण होता है, यानी लिखेंगे फॉर ए सॉलिड
ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फॉर ए सॉलिड द एनर्जी लेवल्स ऑफ for a solid, energy levels of each electrons splits up into different energy levels. For a solid, the energy levels of each electron splits up into different energy levels in which variation of energy is continuous. जिसमें ऊर्जा का जो है वितरण जो है सतत होता है। These energy levels are so close that it appears as a band. ये एनर्जी लेवल एक दूसरे के इतने समीप होते हैं कि एक बैंड का निर्माण करते हैं। ऐसा लगता है एक बैंड बनाए हुए हैं, और इसी बैंड को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। दिस बैंड is called energy band. This band is called energy band. इसी को हम कहते हैं एनर्जी बैंड। ये जो एनर्जी लेवल्स जो है, ये कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स जो हैं, ये जो एनर्जी लेवल जो स्प्लिट हुआ है, जो एनर्जी लेवल है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल जो स्प्लिट हुई है, ये परमाणुओं के बीच की दूरी के आधार पर, द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, इस बेस पर ये क्या होता है कि या तो ये एक समूह में आ सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न बैंड के रूप में ग्रुप बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी है। ज्यादातर होता है कि जो ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल्स जो है दो बैंड में ग्रुपित हो जाती हैं, दो बैंड में ग्रुप बना लेते हैं। एक बैंड को हम कहते हैं बैलेंस बैंड, एक बैंड को हम कहते हैं बैलेंस बैंड, और दूसरे को कहते हैं कंडक्शन बैंड। इसको नोट कर लें तो आगे हम चर्चा करें। इसको नोट कर लें पहले। नोट कर लिया इसको? चलिए, अब स्पष्ट हुआ एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड क्या है। एनर्जी बैंड का मतलब होता है फॉर ए सॉलिड द एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम्स splits up into different energy levels, in which the variation of energy is continuous. These energy levels are so close that it forms a band. This band is known as energy band. आगे स्टूडेंट्स, इसका हम एक एग्जाम्पल लेकर के इसको आपको शो करें, एग्जाम्पल दिखा करके बनाएं। मान लीजिए हमारे पास सिलिकॉन की n एटम्स हैं। सपोज वी हैव n एटम्स ऑफ सिलिकॉन। हमारे पास n एटम्स ऑफ
ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के हमारे पास n एटम है, यानी एक ऐसे सॉलिड की हम चाहे सिलिकॉन सॉलिड ले लें, हम इसकी चर्चा करें, इसमें n एटम है। अगर n एटम है तो आप ध्यान दें कि सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन में इसका एटॉमिक नंबर 14 होगा, 2 8 4, या इसको कर दें H2 2s2 2p6 3s2 3p2। सिलिकॉन में का एटॉमिक नंबर 14 है। इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फर्स्ट H2 2s2 2p6, ये तो हमारा जो है कक्षा भरी हुई है। यहाँ का जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी स्टेट्स है, ये कंप्लीट है। इसमें आप जानते हो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। है कितना? 3s2 3p12। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसकी बाहरी कक्षा में कुल 4 इलेक्ट्रॉन है। ये बाहरी कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 3s के लिए हो जाएगा 3s। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा दे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा दे। और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 एनर्जी लेवल होता है इसका। इसमें एक यहाँ पर है, एक इसमें भरेगा। अब हमारे पास कितने खाली हो गए? 2 इसका, एक इसका, एक इसका, 4। इसमें 2 होना चाहिए था, खाली है, एक इसमें, एक इसमें, 4 एनर्जी स्टेट्स इसके खाली हैं। मीनिंग दैट 4 इलेक्ट्रॉन और होता तब जाकर के ये पूरा ऑर्बिटल कंप्लीट होता। इसमें कुल कितने एनर्जी लेवल्स हैं? पूरे बाहरी कक्षा में 2 और ये 6 2 8 एनर्जी लेवल्स हैं। 8 एनर्जी लेवल्स को भरने के लिए हमारे पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिए, ये हमारे जो आपका सिलिकॉन है, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। जो बाहरी कक्षा में है उसमें कुल 8 एनर्जी लेवल्स हैं, या 8 एनर्जी स्टेट कह सकते हैं, 8 एनर्जी स्टेट्स हैं। और इसको भरने के लिए हमारे पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 इसमें और 2 इसमें, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन s के और 2 इलेक्ट्रॉन p के। मीनिंग दैट हम कह सकते हैं कि अगर हम n एटम की बात करें तो अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स कितना हो जाएगा? अवेलेबल एनर्जी स्टेट कितने हो जाएंगे? 8n हो जाएगा। और अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 4n। अगर एक में 4 इलेक्ट्रॉन है तो n एटम के लिए 4n इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि 8n एनर्जी स्टेट को भरने के लिए इसमें 4n इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास उपस्थित हैं। अगर हम आइसोलेटेड एटम की बात करें तो ये आइसोलेटेड एटम जो है इस तरह से हो जाएंगे। अगर हम इसको देखें तो आइसोलेटेड एटम एक हो जाएगा, अंदर की कक्षा को हम छोड़ दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3s, और ये हो जाएगा ऊपर, अगर इसको थोड़ा सा और कर लें हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3p। इसमें जो है 2n स्टेट्स एनर्जी स्टेट है इसका। टू एन एनर्जी स्टेट्स, और इसमें जो है आपका 6n एनर्जी स्टेट्स है। इसमें 6n एनर्जी स्टेट है। इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2n इलेक्ट्रॉन है ही है।
और इसमें भी केवल 2n इलेक्ट्रॉन ही हैं। इस एनर्जी लेवल में 3s में 2n एनर्जी स्टेट हमारे पास थी और इसका 2 इलेक्ट्रॉनों से भर गया, और इसमें 6n एनर्जी स्टेट है और इसमें 2n इलेक्ट्रॉन सिर्फ हैं, मीनिंग दैट इसमें 4n एनर्जी स्टेट अभी वैकेंट है। ये हम आइसोलेटेड का दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम इन एटम को n एटम को लेकर के एक साथ लेकर के आएंगे, यानी एटम्स के बीच की दूरी को कम करते जाएंगे, तो ये क्या होगा कि जो इसका एनर्जी लेवल्स होते हैं या इसका बाहरी कक्षा की जो बाहर की कक्षाएं होती हैं दूसरी परमाणु के कक्षाओं से ढक लेंगे, जिससे इस इलेक्ट्रॉन की डायनेमिक पर केवल उसी इलेक्ट्रॉन अथवा उसी परमाणु के नाभिक का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि नेबरिंग का भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे इसके बीच की दूरी कम होती जाएगी, यह एनर्जी लेवल जो है स्प्लिट हो जाएगी, एक एनर्जी लेवल ऊपर और एक नीचे। ये कम ऊर्जा वाला जैसे क्लॉकवाइज होगा तो ज़्यादा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नीचे होगा, कम होगा। उसी तरह से ये भी एनर्जी लेवल 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये एनर्जी लेवल है यहाँ पर इसके बीच में गैप है। अगर मैं इधर डिस्टेंस दिखा दूं, डिस्टेंस बिटवीन एटम, एटम के बीच की डिस्टेंस है, ये जो आपका जो है यहाँ पर देखेंगे ये गैप बन रहा है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों गैप आपस में मिक्स हो जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों गैप जो है आपस में मिक्स हो जा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी इसमें गैप नहीं बन रहा है। यानी इसमें जो है आप अगर इसको देखें तो इसमें जो है 6n एनर्जी स्टेट्स है, 2n इलेक्ट्रॉन है, 2n एनर्जी स्टेट्स है, 2n इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर टोटल कंप्लीट जो है 8n एनर्जी स्टेट यहाँ होगा और कुल 4n इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पुनः जो है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ये जो है आपका फिर से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये यूं इसको ऐसे चला गया और ये ऐसे हो गया और ये जो है इस तरह से हो गया, और ये एनर्जी स्टेट इस तरह से था ही, इसके साथ ऐसे भी होगा। ये जो है आपका जो होगा इसमें बीच में जो है ये गैप हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे एनर्जी गैप। ये आपका हो जाएगा एनर्जी गैप हो जाएगा। नीचे जो है आपका होगा 4n स्टेट और इसमें 4n इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे, और यहाँ पर जो होगा 4n एनर्जी स्टेट और यहाँ पर हो गया 4n इलेक्ट्रॉन, सॉरी 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। नीचे का जो स्टूडेंट स्टेट होता है इसको हम बैंड बन गया नीचे का, उसको बोलेंगे बैलेंस बैंड, और ऊपर का जो बैंड होगा उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। आप देख सकते हैं कि जो नीचे का बैंड है ये इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, जो नीचे का बैंड है जिसको हम बैलेंस बैंड कहते हैं, यह सिलिकॉन की कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है, जबकि ऊपर का जो स्टेट है वह पूरी तरह से खाली है। ऊपर का जो बैंड है इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह खाली है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमाणुओं के बीच की दूरी के आधार पर जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स थे वो 2 भागों में स्प्लिट हो गए, 2 भागों में स्प्लिट हो गए। जी हाँ, हम कह सकते हैं 2 बैंड बना लेते हैं, एक होता है बैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड में
केवल बैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स होते हैं और कंडक्शन बैंड में केवल कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स होते हैं। जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उनके एनर्जी लेवल होते हैं। इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसके बीच का जो गैप होता है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, प्रतिबंधित ऊर्जा अंतराल या वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये डिपेंड करता है कि कोई पदार्थ सुचालक है अथवा चालक है, कुचालक है अथवा अर्धचालक। ये डिपेंड करता है एनर्जी बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है। नोट कर लें इसको, तो आगे हम लिखते हैं। नोट कर लिया? चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हम लिखेंगे एनर्जी बैंड कितने प्रकार के होते हैं। आपने देखा कि एनर्जी बैंड जो है दो प्रकार के होती हैं, एक बैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। लिखेंगे फॉर, या ऐसे लिख लें एनर्जी बैंड्स are of two types. Number one, valence band. It contains only the energy levels of valence electrons और दूसरा है कंडक्शन बैंड। इसमें लिखेंगे इट कंटेन्स only the energy levels of conduction electron।